क्या कोई कभी इस बात का जवाब दे पाएगा कि आखिर बख्तियार उद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट किया? आखिर क्यों जिस विश्वविद्यालय की ज्ञान की बदौलत उसकी जान बची, उसने अपने बचाने वाले के साथ साथ उसके तमाम विद्यार्थियों और आचार्यों को भी मौत के घाट उतार दिया? क्यों ज्ञान बांटने वाली किताबों को आग लगा दी? नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से उभरे ये प्रश्न चिन्ह तमाचा है उन लोगों के गाल पर जो खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साबित करने और अपने श्रेष्ठ को स्वीकार न कर पाने के कारण आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कभी बख्तियार उद्दीन खिलजी चला था। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहना। सुनाते हैं एक ऐसे शिक्षण संस्थान की कहानी जिसे कलयुग के एक भस्मासुर ने भस्म कर दिया। भारत के बिहार राज्य में राजगिरी के निकट स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर आज भी अपने गौरवशाली इतिहास को समेटे यहाँ आने वाले से आज अपनी कहानी कहते हैं। नालंदा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम, दा, जिसका अर्थ है ज्ञान का अंत प्रवाह या ज्ञान देने वाला। चीनी यात्री ह्यून त्सिंग और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है। ह्यून त्सिंग 7वीं शताब्दी में जब नालंदा आए थे उसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखते हैं। इस विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया। उस समय यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे जिन्हें 1510 शिक्षक पढ़ाया करते थे। यहाँ पर भारत के सभी क्षेत्रों से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। इसके अलावा जापान, कोरिया, चीन, तुर्की, श्रीलंका, पर्शिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। विद्यार्थियों को बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, ग्रामर, फिलॉसफी जैसे विषयों के साथ साथ बुद्धिज्म का ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा उपनिषदों के कुछ ओरिजिनल पार्ट्स भी यहाँ मौजूद थे जिनकी शिक्षा यहाँ के विद्यार्थियों को दी जाती थी। ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से एक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से किसी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 200 गांव आया करते थे। इन गांवों से प्राप्त धन और अन्न ही विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले कुछ विश्व प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तियों में हर्षवर्धन, नागार्जुन, धर्मपाल, पद्म संभव जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अपने समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। बौद्ध धर्म की दोनों ही शाखाओं महायान और हीनयान की भी शिक्षा दी जाती है। साथ ही अन्य धर्मों के साथ अनेक देशों के छात्र पढ़ते हैं। आज के बिहार स्टेट की कैपिटल पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास मौजूद है। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आए चीनी यात्रा ह्यून त्सिंग और इत्सिंग की यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून त्सिंग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय पर कुल 3 बार आक्रमण किया गया। ये विश्वविद्यालय पहले के 2 आक्रमण तो झेल गया और इसे झेलने के बाद इस विश्वविद्यालय को दोबारा अपनी पहले जैसी स्थिति में शुरू किया गया। इस विश्वविद्यालय पर पहला आक्रमण मिहिर कुल के नेतृत्व में हूण जनजाति के लोगों ने किया। यह हमला 456 से 467 ईस्वी के बीच हुआ। हूण मध्य एशिया में रहने वाले ये ट्राइब्स खैबर पास के जरिए हिंदुस्तान में एंटर कर पाए थे। उस समय महाराज स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था, जिन्होंने इस शिक्षण संस्थान को रिबिल्ट करने के साथ साथ पहले से भी बड़ी और भव्य इमारत बनाकर तैयार की। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हूण के हमले हमारे देश पर हुए, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने विश्वविद्यालय को और भी भव्यता के साथ खड़ा किया। इस विश्वविद्यालय पर दूसरा आक्रमण कोलकाता के महाराज ने किया था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में कोलकाता के गौदास राजवंश के राजा ने इस विश्वविद्यालय पर हमला किया, लेकिन इसके बाद महाराज हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को फिर से छात्रों के लिए रेडी किया। इसके बाद इस विश्वविद्यालय पर तीसरा और सबसे खतरनाक हमला तुर्की से हमलावर बख्तियार उद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया गया कि बख्तियार उद्दीन खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ गया और उसे मुस्लिम हकीम ठीक नहीं कर पा रहे थे और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसी समय किसी ने उसे सलाह दी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र से इलाज करा कर देखिए, लेकिन बख्तियारुद्दीन खिलजी एक मुसलमान था और उसे किसी हिंदू से इलाज कराना पसंद नहीं था। उसके आगे मरता क्या ना करता वाली कंडीशन पैदा होगी। तब मजबूरी में उसने सोचा क्यों ना एक बार प्रिंसिपल को बुलाकर देखते हैं। जब राहुल श्रीभद्र वहां पहुंचे तो उसने प्रिंसिपल के सामने एक शर्त ये रखी कि वो उनकी दी गई कोई भी दवा नहीं खाएंगे।
तब राहुल श्रीभद्र ने उसे कुरान पढ़ने के लिए दी और कहा इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। कुछ दिनों बाद बख्तियार खिलजी पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन इससे उसके अहंकार को ठेस पहुंची कि आखिर एक काफिर मुस्लिम हकीमों से ज्यादा योग्य कैसे है। उसने जब पता लगवाया तो जानकारी मिली राहुल श्रीभद्र ने कुरान की किताब में दवाई लगा दी थी। बख्तियार उद्दीन खिलजी किताब पढ़ते समय पन्नों को पलटने के लिए उंगली का इस्तेमाल करते हुए देखकर राहुल श्रीभद्र ने किताब के पन्नों पर दवाई लगा दी थी और इस तरह वो दवाई बख्तियार उद्दीन खिलजी के शरीर पर असर कर गई और वो स्वस्थ हो गया। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल को सम्मानित करने की बजाय इस महामूर्ख आदमी ने उनसे ईर्ष्या और जलन की वजह से अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। इस एहसान फरामोश ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं छात्रों को मौत के घाट उतारने के बाद विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। वहाँ उस समय विश्वविद्यालय के पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। धर्मगंज के नाम से मशहूर ये लाइब्रेरी 3 भागों में बनी थी। इन 3 बहुमंजिला इमारतों के नाम थे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। इस लाइब्रेरी में कुल 90 लाख किताबें मौजूद थी, जिनमें उस वक्त तक के विश्व ज्ञान कोश का अकूत भंडार मौजूद था। इस जानकारी को हासिल करने के बाद बख्तियार उद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करने का निश्चय किया। लेकिन ये बात समझ से परे कि नालंदा विश्वविद्यालय तो एक शिक्षण केंद्र था। वो ना तो किसी राज्य की राजधानी थी और ना ही वहाँ कोई राजकोष रखा हुआ था। तब नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करने का काम कोई मामूर्ख ही कर सकता है। वो ज्ञान जो इंसानियत की भलाई के काम में आता, उस ज्ञान से भरी किताबों को नष्ट करके मानवता के पूरे भविष्य को अंधकार में डुबोने का काम करने वाले को हम क्या कह सकते हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। हजारों लाखों निहत्थे लोगों पर अपनी तलवार का जोर आजमा कर भी उसका मन नहीं भरा। उसने धर्मगंज लाइब्रेरी को आग लगा दी, जिन किताबों में विश्व ज्ञान कोश की अनमोल धरोहर थी, अब वो धूं-धूं करके जल रही थी। एक किताब तबाख्ते नसीरी के लेखक और इतिहासकार मिनहाज सिराज ने अपने इस किताब में लिखा है कि जब यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगाएगी तो वो आग पूरे 3 महीनों तक जलती रही और विश्व को ज्ञान का प्रकाश बांटने वाली किताबें जलकर राख हो गई। इनमें से बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट अपने मूल स्वरूप में रखी थी। इनके नष्ट होने के बाद इनके कलेक्ट नॉलेज को दोबारा कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना समेत निहत्थे छात्रों और शिक्षकों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। शिक्षक और विद्यार्थियों के लहू से पूरी धरती भीग गई। ऐसा नहीं है कि नालंदा को विध्वंस करने के बाद खिलजी रुक गया। उसने विक्रमशिला और औदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस पूरे खून खराबे और विध्वंस से केवल हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पूरे मानव जाति का नुकसान हुआ, पूरे विश्व का नुकसान हुआ। एक आदमी की बेवकूफी, जलन और धार्मिक कट्टरता ने मानवता की फलती फूलती एक पूरी संस्कृति को नष्ट कर दिया। हम अपने यहाँ बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि किताब को पढ़ने के साथ साथ उसका सम्मान भी करना चाहिए। किताब के पन्ने फाड़ना भी बहुत गलत माना जाता है। ऐसे सिचुएशन में पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जला देना भारतीय इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। बख्तियार खिलजी एक धर्मांध व्यक्ति था। उसने ताकत के मद में बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में उसकी सेना ही नष्ट हो गई। उसे अधमरी हालत में देवकोट लाया गया था। देवकोट में उसके असिस्टेंट अली मर्दान ने खिलजी की हत्या कर दी। बख्तियारपुर यहाँ खिलजी को दफनाया गया था। वो जगह अब पीर बाबा का मजार बन गया। दुर्भाग्य से कुछ लोग आज भी उस लुटेरे और नालंदा के विध्वंसक की मजार पर मन्नत मांगने आते हैं। दुर्भाग्य तो यही है, इस लुटेरे की मजार का तो संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय अपने पुराने गौरव के इंतजार में है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। साल 2010 में केंद्र सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन को इसका जिम्मा सौंपा गया। साल 2014 में इस विश्वविद्यालय में एडमिशन भी शुरू हो गए। हम इस विश्वविद्यालय को 12वीं सदी के समान समृद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन आज के दौर में हमारे पास ज्ञान की जो धरोहर है, उसे इस विश्वविद्यालय से संरक्षित कर यहाँ से पठन पाठन और अध्यापन का कार्य शुरू कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय को दोबारा जीवंत जरूर कर सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।